हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के जो डिसिप्लिन आपका सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 के बारे में। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 के बारे में जो मैंने नोट्स बनाया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को पूरा देखें बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, सोच, ध्यान और समाधान। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है जिसमें हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे कि हमारी सोचने की शक्ति, ध्यान रखने की शक्ति और जो हमारी समस्या सुलझाने की शक्ति है उसके ऊपर ये प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ है कि जानना या समझना जिसके द्वारा मानव का विकास में सहायता होती है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक शब्द का अगर हम सिंपल रूप से बात करें कि उसका अर्थ क्या होता है तो होता है किसी वस्तु को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा। ठीक है, जिसके द्वारा मानव का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे सोच, धारणा, ध्यान, स्मृति, भाषा और समस्या समाधान सभी संज्ञानात्मक तंत्र के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक तंत्र के जो प्रमुख अंग है उसमें आता है हमारा सोचना, ध्यान रखना, ठीक है, स्मृति करना, किसी के बारे में ध्यान से सोचना, भाषा, समस्या समाधान इत्यादि संज्ञानात्मक तंत्र के प्रमुख अंग है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो मनुष्य को मानव बनाती हैं और जीवों को जानवर बनाती हैं। ठीक है, मतलब यही उनके बीच का जो प्रमुख अंतर है वो यही है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है जो आपके आसपास हैं, जैसे कि किताबें, अच्छी कविता, रोबोट, पेंटिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग यह सभी वस्तुएं मनुष्य के संज्ञानात्मक प्रक्रिया की मदद से की गई है। ठीक है, मदद से की गई है। ठीक है, तो मानव की सोचने की शक्ति जो है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, को बहुत कठिन है उसे समझना। वहीं उसकी शक्ति, इस सोचने की शक्ति, ध्यान रखने की वस्तु चीजों की मदद से मानव ने बहुत सारी नई नई चीजों का इजाद किया है, बनाया है, आविष्कार किया है, जैसे कि किताबें, अच्छी कविताएं, पेंटिंग, रोबोट, बिल्डिंग। आपके आसपास का जितनी भी चीजें, जिस लैपटॉप पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो लैपटॉप भी मानव की सोच के बाद ही बना है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य जीवों से अलग सोच सकता है तथा वस्तुओं के निर्माण कर सकता है। ठीक है, मनुष्य अपनी सोच की शक्ति से किसी भी समस्या को सुलझा सकता है तथा सोचने की शक्ति से समाज के में विकास का योगदान दे सकता है। ठीक है, तो मानव की जो सोचने की शक्ति है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं हाईटेक है, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं उसको समझना मुश्किल है, साथ में वो काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। हम उससे कितनी भी बड़ी समस्या है उसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, मानव के पास सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, तो उससे हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। फिर आता है कि मनुष्य के पास सोचने की उल्लेखनीय क्षमता है जिसके कारण वह अपने विकास कर सकता है तथा पर्यावरण से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण भी कर सकता है। ठीक है, तो मानव के पास जो भी शक्ति है सोचने समझने की उसके द्वारा वो अपना विकास तो करेगा ही करेगा, बट साथ में वो क्या करेगा, पर्यावरण के आसपास पर्यावरण से प्राप्त जितनी भी जानकारी है, ठीक है, उसका भी विश्लेषण करेगा, उसे भी समझने की कोशिश करेगा, जिससे कि पर्यावरण में भी हम कह सकते हैं मदद होती है पर्यावरण के विकास में। फिर आता है कि सोचने की शक्ति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पहला उदाहरण मैं बात करूं कि जब मनुष्य किसी पेंटिंग को देखता है तो वह रंग पेंटिंग के रंग का चित्र तथा उसके साथ साथ पेंटिंग क्या भावना प्रदर्शित कर रही है इसे भी समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आप एक किसी एग्जीबिशन में गए, अब वहां पे आपने एक पेंटिंग देखी। अब पेंटिंग देखी आपने तो अब आप सोचेंगे कि उस पेंटिंग में कलर कौन से हैं, उसमें चित्र क्या बनाया गया। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि वो पेंटिंग आपको दिखा क्या रही है, वो आपको क्या भावना प्रदर्शित कर रही है। हो सकता है पेंटिंग सैड हो सकता है पेंटिंग कोई खुशी की भावना प्रदर्शित कर रही हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि जब मनुष्य किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है तथा उस समय उस समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश करता है तो ये हमारे सोचने की क्षमताओं में सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको जब कोई गणित की समस्या मिलती है तो आप उसको पहले समस्या को सोचते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आप पहले ही उसका आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप उस समस्या को सुलझाते हैं और अपना आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। उसके बाद मनुष्य को सोचने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया मनुष्य की जो सोचने की प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके बारे में काफी सारे हम कह सकते हैं जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं कि आखिर ये किस तरह की प्रक्रिया है। फिर आता है
कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो पहली परिभाषा है कि किसके द्वारा दी गई है, मोहसिन के द्वारा दी गई है, कि सोच एक अनिर्हित समस्या समाधान व्यवहार है, ठीक है। तो सोचना, जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है, वो मानव का एक व्यवहार के रूप में देखी जाती है, ठीक है, जिससे कि हम कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा आता है गिलमर आते हैं, जिनके अनुसार सोच एक समस्या समाधान प्रक्रिया तो है ही, साथ में जिसमें हम प्रत्यक्ष गतिविधि के स्थान पर विचार या प्रतीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो गिलमर है, उनके अनुसार सोच एक समस्या समाधान प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष गतिविधि मतलब एकदम से गतिविधि नहीं करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, पहले विचार करते हैं, उसके बाद उसके स्थान पर विचार करते हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा और आप उठे एकदम से ही आपको कोई सपना आया था, आप उठे एकदम से आपने वो सपना पूरा करना चालू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। आप उठेंगे, सोचेंगे कि आपको क्या सपना आया था, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉलस कॉलसेनिक आते हैं, जिनके अनुसार सोच अवधारणा का पुनर्गठन है, ठीक है। अवधारणाएं दी जाती हैं, अवधारणा का पुनर्गठन क्या है, हमारी सोच है। फिर आते हैं वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का समाधान खोजने का मानसिक अन्वेषण है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन मतलब किसी वस्तु के ऊपर चिंतन करना, सोचना क्या है, किसी समस्या का समाधान खोजने का एक मानसिक अन्वेषण है, मतलब दिमाग के द्वारा की गई गतिविधि है। फिर आते हैं गैरेट गैरेट के अनुसार, यहाँ से है कि गैरेट के अनुसार सोच वह व्यवहार है जो अक्सर निहित और छिपा होता है और जिसमें प्रतीकों, छवि, विचार और अवधारणाओं को आमतौर पर नियोजित किया जाता है, ठीक है। तो गैरेट के अनुसार एक सोच एक मानव का बिहेवियर है, जो कि हमारा छुपा होता है, बट उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसमें होती हैं छवियां होती हैं, उसमें उसमें आपको विचार देखने को मिलेंगे, अवधारणाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, नियोजित किया जाता है। नियोजित होता है मतलब एक के बाद एक कार्य करने की प्रोसेस में। फिर आते हैं रॉस के अनुसार, सोच अपने संज्ञानात्मक पहलुओं में से एक मानसिक गतिविधि है या मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंध में मानसिक गतिविधि है, ठीक है। तो सोचना क्या है, सोच अपने संज्ञानात्मक पहलू में एक मानसिक गतिविधि है, मतलब दिमाग के द्वारा की जाने वाली एक गतिविधि है या फिर कार्य है जो हमारा मस्तिष्क करता है, ठीक है। साथ में मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के संबंध में मानसिक गतिविधि है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जो हमारे सोचने की शक्ति है वो हमारे दिमाग से ही उत्तेजित होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की सोच एक मनुष्य की उच्च मानसिक तंत्र की प्रक्रिया है, ठीक है। जो सोचने की शक्ति है वो किसी भी मनुष्य की हम कह सकते हैं उच्च मानसिक प्रतिक्रियाओं में से एक है। उसके बाद आता है यहाँ से कई विद्वानों ने सोच के ऊपर अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है। तो कई विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सोच के ऊपर अपनी परिभाषाएं प्रदर्शित की हैं, जो कि मैंने आपको अभी पब्लिश दिखाया था थोड़ी देर ऊपर ही, ठीक है। अब उसके बाद आता है सोच की कुछ प्रकृतियां। अब प्रत्येक वस्तु की कुछ प्रकृतियां होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमारी सोच के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो पहला है सोच अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है। सोच एक अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक जो गतिविधि है, ठीक है, यहाँ पे संज्ञानात्मक गतिविधि में और भी चीजें जैसे सोचने के साथ साथ ध्यान रखना, भाषा, ठीक है, उस वस्तु के ऊपर विश्लेषण करना, उस वस्तु को समझने की कोशिश करना, सब संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। यह किसी के संज्ञानात्मक व्यवहार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, ठीक है। जो सोचना है वो संज्ञानात्मक व्यवहार में से सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह निर्भर करता है कि धारणा और स्मृति दोनों हमेशा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उसका उद्देश्य नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए सोचने के लिए हमें एक उद्देश्य चाहिए कि हम सोच क्यों रहे हैं, हमें किस बात के ऊपर सोचना है। ये सब पहले से ही हम कह सकते हैं कि पहले से प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड किया जा चुका होता है। हम जब सोचने बैठते हैं उससे पहले हम सोच लेते हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ऐसा तो नहीं आप बैठे और आपने कुछ भी करना चालू कर दिया, आप पहले सोचेंगे, आपको टॉपिक पता चलेगा, आपको टॉपिक के बारे में ध्यान लगाएंगे, पॉइंट आउट्स निकालेंगे, उसके बाद आप कुछ करेंगे, ठीक है। उसी तरह यह एक समस्या समाधान व्यवहार है, सोचना एक समस्या समाधान व्यवहार है। उसके बाद आता है इसमें मोटर अन्वेषण के बजाय मानसिक अन्वेषण शामिल है, ठीक है। इसमें हाथों के द्वारा किए जाने कार्य के बदले क्या कौन से कार्य होते हैं, दिमाग के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ऊपर बात की जाती है। उसके बाद आता है यह एक प्रतीकात्मक गतिविधि है। प्रतीकात्मक गतिविधि मतलब इसका ना आपको हम कह सकते हैं आपको दिखाई देगा कि हाँ आप सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। प्रतीकात्मक ये प्रतिक्रिया करती है। मनुष्य के सोचने की क्षमता बहुत ही अद्भुत है।
मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। उसके बाद आता है मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाओं से पहले क्या कर पहले सोच सकता है, तथा कुछ कार्य ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें मनुष्य अपने द्वारा सोच के द्वारा छवि या चित्र को मस्तिष्क में प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। तब यहाँ भी बात करी जा रही है इस बात में कि मनुष्य आप सपोज करिए आप सुबह उठे, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है उठे और फटाफट काम करना चालू कर दिया। आप पहले सोचेंगे कि आज आपको काम क्या करना है। ठीक है, आज आपके पास काम कौन से काम करने हैं, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान लगाएंगे, सोचेंगे, उसके बाद आप काम करना चालू करेंगे। और वहीं इसमें एक और मनुष्य की एक सोच ऐसी भी होती है जिसमें वह चित्र बना लेता है अपने दिमाग में उन वस्तुओं का जिन वस्तुओं को वो करना चाहता है या फिर जिन वस्तुओं को उसने कहीं देखा है। ठीक है, चित्र दिमाग में फीड कर लेता है जिसके द्वारा वो जब मर्जी उस चित्र को महसूस कर सकता है। मनुष्य प्रतिदिन में देखी गई वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में छवि के रूप में रख सकता है तथा अपनी सोच के द्वारा कभी भी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि दिन में देखी गई कोई भी वस्तु जो कि मनुष्य को कुछ अच्छी लगती है वो अपने दिमाग में उसका चित्र बना लेता है जिसके साथ वो जब मर्जी या जब मन करे वो उस चित्र को देख सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सोच को आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, सोच को बांटने के लिए कुछ हमने मेन सब टॉपिक्स बनाए हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हमने सोच को रखा है, जैसे कि अवधारणात्मक या ठोस सोच। ठीक है, मैं आपको समझाता रहता हूँ, आपको बाद में नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अवधारणा और ठोस सोच से हम बात करें तो ये एक बुनियादी है, ये बेसिक लेवल की सोच है। ठीक है, बेसिक लेवल की थिंकिंग है जो कि सबके पास होती है। इसमें क्या होता है कि मानव का अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर संवेदनशील को समझने पर आधारित है। ठीक है, मानव जब कोई कार्य करता है तो उससे पहले अगर उस चीज को अनुभव है किया हुआ है, उसने पहले उस कार्य को किया हुआ है, तो ये उसके लिए काफी ज्यादा हम कह सकते हैं हेल्पफुल होता है। इसका एक कारण है कि मानव उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, उसको संवेदनशील रूप से समझ सकता है फिर कर सकता है। इसे ठोस सोच के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वास्तविक या ठोस वस्तुओं और घटनाओं की व्याख्या पर आधारित होती है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं ठोस सोच या फिर अवधारणात्मक ठोस सोच है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी भी चीज आती है जैसे कि आपके साथ कोई वास्तविक घटना घटी। ठीक है, तो आप उसकी जब व्याख्या करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपकी सोच अवधारणात्मक सोच कहलाएगा, जब आप के साथ हो चुका और आपने उसे डिस्कस करने की कोशिश करी। उसके बाद आता है वैचारिक। ठीक है, वैचारिक या अमूर्त सोच। वैचारिक सोच में हम कह सकते हैं कि विचारों को समझने का प्रयास किया जाता है। आपके दिमाग में कोई चीज आई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वस्तु को सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में उस सोच से रिलेटेड आपको विचार आने लगे कि ये इस तरह की हो सकती है, ये उस तरह की हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के जो विचार आते हैं ये विचारात्मक सोच, विचारक या अमूर्त सोच के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की सोच को समस्याओं को हल करने में अधिक मददगार माना जाता है। ठीक है, फिर चिंतनशील सोच, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा चिंतनशील का मतलब किसी वस्तु को या फिर किसी चीज के ऊपर गहन मतलब डीपली सोचना, उसको इतने अंतर्गत जाके सोचना कि आपके दिमाग में वो चीजों का कह सकते हैं कि वो पूरी तरह खुल जाए। इस प्रकार की वस्तु है, जैसे कि इस प्रकार की सोच में मनुष्य किसी भी वस्तु पर अधिक से अधिक गहन रूप से सोचता है तथा अधिक से अधिक समझने का प्रयास करता है। यह सोच कठिन समस्याओं को हल करने के लिए मददगार होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली सोच है ये वैचारिक सोच में हम सिर्फ समस्याओं को हल करने के लिए कहते हैं, बट जो चिंतनशील सोच है इसके अंतर्गत आप कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं अपने दिमाग के थ्रू। उसके बाद आता है रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच से यहाँ पे तात्पर्य क्या गया है, रचना करना। ठीक है, कुछ नई नई चीजों को रचना करना, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, अलग अलग विकास के जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि हम ये बना सकते हैं, हम वो बना सकते हैं। ये लैपटॉप जब बनाया था, जिसने भी इस लैपटॉप का इन्वेंशन किया उस व्यक्ति ने पहले रचनात्मक सोच का प्रयोग किया। उसने सोचा कि मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जहाँ पे जिसको हम कहीं भी आके ले जा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इस तरह का मैं एक दिन कंप्यूटर बनाऊंगा। उसके बाद उसने इस कंप्यूटर को इजाद किया। तो ये बेसिक बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वैचारिक और संगीतकार, सॉरी, वैज्ञानिक और संगीतकार इस सोच के प्रमुख उदाहरण है। रचनात्मक सोच में सभी व्यक्ति सक्षम होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, मैं भी इस सोच में सक्षम हूँ, आप भी इस सोच में सक्षम है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर हम कह सकते हैं क्वालिफाई नहीं चाहिए व्यक्ति। सभी व्यक्तियों को थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको इन्वेंशन करने की मतलब न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पुराने टॉपिक्स को घिस रहे हैं बार बार सोच सोच के, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रचनात्मक सोच मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, विभिन्न सोच, आत्मविश्वास, दृढ़ता जैसे तत्वों को शामिल करती है। सॉरी, ठीक है,
तो हम कह सकते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं दिमाग के या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो रचनात्मक सोच है, हमारी सोचने की जो रचनात्मक पावर है, ठीक है, उसमें विभिन्न भिन्न सोचें होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग, उसमें लचीलापन होता है, वो किसी टॉपिक के ऊपर भी सोच सकते हैं, उसमें प्रभाव होता है, वो बहुत तेजी से सोचता है, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आती है। फिर आते हैं आलोचनात्मक सोच। अब आलोचनात्मक सोच तो आपने नाम पढ़ते ही समझ गए होंगे कि आलोचनात्मक सोच का मतलब है हम यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसकी हम आलोचना करना चाहते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक सोच का एक प्रमुख हम कह सकते हैं फायदा है, जिससे कि हम एक निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं और एक सही तरह के वस्तु को चुन सकते हैं। अगर वस्तु व्यक्ति किसी को भी चुनना है, हम उसको सही रूप से चुन सकते हैं, ठीक है। तो एक आदर्श विचारक होता है एक वह व्यक्ति जो विचार करता है, बट उसके जो दिमाग है, ठीक है, वो एक निष्पक्ष है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। दूसरा, प्रासंगिक ज्ञान खोजने में सच्चा और व्याख्या करता है। एक व्यक्ति जिसको ज्ञान खोजने की आदत है, ठीक है, उसको ज्ञान खोजना अच्छा लगता है, उसके दिमाग में लचीला, उसे जिज्ञासा है कुछ नया विचार करने की, नया कुछ खोजने की, तो वो एक आदर्श विचारक कहलाता है। उसके बाद आता है गैर निर्देशित या सहचार्य सोच। गैर निर्देशित या सहचार्य सोच ऐसी श्रेणी होती है जब हम खुद गैर निर्देशित या लक्ष्यहीन तरीकों से सोचते हुए पाते हैं, ठीक है। जब ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जिसमें कि हम अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अब मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब मैंने जो करना था वो कर लिया। इस प्रकार की जब हम सोचते हैं तो वो गैर निर्देशित या सोच के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए बस ये करते जा रहे हैं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है वो तब कब पैदा होती है, ये होती है स्वप्न, मतलब सपने के दौरान। आप जब कल्पना कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में भ्रम होता है, तब दिव्य स्वप्न, ठीक है। अन्य अनियंत्रित मुक्त प्रभाव प्रथाओं के माध्यम से ये वाली स्थिति पैदा होती है, परिलक्षित होती है, ठीक है। कुछ दृष्टिकोण हैं जो प्रशिक्षण द्वारा सोच के विकास में सहायता करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, या फिर हम कह सकते हैं होता भी है कि प्रशिक्षण द्वारा हम क्या अपने सोचने की शक्ति का विकास कर सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब प्रैक्टिकल्स के द्वारा हम सोचने की शक्ति का वो कर सकते हैं। पहला जो आता है वो आता है ज्ञान और अनुभव, नहीं सॉरी, ये हमारे अभी ज्ञान, अभी हमारे सोच का टॉपिक चल रहा है, मतलब उसके सब टॉपिक्स चल रहे हैं। इस प्रकार की भी एक सोच होती है, ज्ञान और अनुभव पर्याप्त। ज्ञान और अनुभव से पर्याप्त को व्यवस्थित सोच की पृष्ठभूमि माना जाता है, इसलिए बच्चों को उपयुक्त जानकारी और अनुभव प्रदान करने के लिए ध्यान रखने चाहिए, जिसे पूरा किया जा सकता है इन टॉपिक्स के द्वारा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति या फिर बच्चा, जो नया बच्चा पैदा होता है, तो उस समय हमें उसके दिमाग पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। दूसरा, जब उसके सोचने की शक्ति बढ़ जाए, ठीक है, आपको लगे कि अब ये सोच रहा है कुछ, इसके दिमाग में सोचने की शक्ति आरंभ हो रही है, तब आप उसे प्रैक्टिकल से दें, ठीक है, उसको जानकारी प्रदान करें, जिससे कि उसकी सोचने की शक्ति का विकास बड़ी तेजी से हो। पहला, ये आप किस तरह कर सकते हैं कि अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए बच्चों की उनकी संवेदना और अनुभावित अनुभूति प्रक्रियाओं को परि परिष्कृत करने के लिए प्रशिक्षण देना, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार की सिचुएशन में डाल देना कि वो सोचे, उन चीजों के बारे में सोचे जिस सिचुएशन से, जिसके कारण वो सिचुएशन में आया है, और वो उस सिचुएशन से किस तरह निकल सकता है। इन चीजों के बारे में अगर कोई व्यक्ति सोचेगा तो आपको पता ही है, उससे उसकी क्या होगी, जो थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कि एक व्यक्ति को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और क्या क्या हो सकता है। इस चीज को प्राप्त करने के लिए उसको सारे के सारे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, और स्वास्थ्य और उत्तेजक गतिविधियों में स्वयं धैर्य, चर्चा और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति या फिर बच्चे को सोचने की स्किल्स को डेवलप किया जा रहा होता है, थिंकिंग स्किल्स को जब डेवलप करते हैं हम लोग, तब हमें क्या करना चाहिए, उसे जो स्पीचेस होती है उसमें भेजना चाहिए, हमें उस बच्चे को चर्चाओं, ठीक है, डिस्कशन होता है उसमें भेजना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसको नए नए व्यूज, वो नए नए व्यूज को देखेगा, ठीक है। उन व्यूज के साथ उसके दिमाग में टॉपिक्स या फिर हम कह सकते हैं विचारों का उत्पादन होगा। फिर आता है कि मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को सभी जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबका सामना करना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, जिससे क्या होता है, मनुष्य को अलग अलग स्थितियों का अनुभव होता है, और अनुभव ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा सफल बना सकती है। उसके बाद आता है पर्याप्त स्वतंत्रता और लचीलापन, ठीक है। पर्याप्त स्वतंत्रता और लचीलापन से मैं यहाँ पे तात्पर्य है कि
मनुष्य को सोचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके सोचने की शक्ति को लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए, उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो किसी के बारे में भी सोच सकता है, कितना भी सोच सकता है, बट वो सोचना समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सोच ना हो जो समाज के खिलाफ है, जैसे कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सोचने की शक्ति हो, बट वो समाज के खिलाफ ना हो, समाज के साथ हो। और दूसरा, वो समाज के विकास में मददगार हो। जिससे क्या होता है कि मनुष्य के ना सोचने की शक्ति का विकास होता है। फिर आता है उष्मयान। जब हम किसी समस्या को हल करने निकलते हैं, ठीक है, उष्मयान से तात्पर्य जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए निकलते हैं और हम बहुत कोशिश करके उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, बट हमें उसका आंसर नहीं मिलता और हमारा दिमाग थक जाता है, तो उस समय हमें एक कार्य करना चाहिए, हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए, जिस आराम से क्या होगा, हमारे दिमाग को, जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। ठीक है, वर्क करता रहता है, हमारा दिमाग कभी नहीं सोता, हमारा दिमाग वर्क करता रहता है। तो उस समय हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है, जिससे कि उसके अंदर न्यू न्यू थॉट्स आए और जो हमारी समस्या है वो समाधान के कगार पे पहुंच जाए। उसके बाद आता है अवधारणा और भाषा का उचित विकास। अवधारणा और भाषा का उचित विकास से तात्पर्य है कि, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि सपोज करिए कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर आपसे इंग्लिश में कहेगा कि आप इंग्लिश में थॉट्स निकालिए अलग अलग, बट इंग्लिश में होने चाहिए, हिंदी में नहीं। ठीक है, तो उन थॉट्स को निकालने के लिए आपको कुछ परेशानी खड़ी देखनी पड़ सकती है। ठीक है, बट वहीं अगर आपको कोई हिंदी में कहता है तो आप फटाक से उसे दे देंगे, क्या दे देंगे, विचार। क्यों? क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, आप अपनी मातृभाषा में आपकी पकड़ अच्छी है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। तो यही कारण है कि भाषा और अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर हम कुछ नई चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर व्यक्ति की सोचने की क्षमता का विकास नहीं किया जाएगा तो वह गलत निर्णय ले सकता है, जिस तथा उसके मस्तिष्क का विकास बेहद गति से नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है, ठीक है, बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, अगर हमने उनके ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स को नहीं डेवलप किया तो साथ में क्या होगा, वो गलत गलत निर्णय ले लेगा। ठीक है, डिसीजंस बहुत ही ज्यादा गलत लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या गलत है क्या सही है, पहली बात। दूसरा, उसके जो मानव के जो दिमाग का विकास है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं होएगा ही नहीं। फिर आता है तर्क संगत सोच। एक महत्वपूर्ण सोच है। अब यहाँ पे तर्क संगत सोच की बात करिए। तर्क संगत मतलब किसी भी चीज के ऊपर हमें उसके ऊपर तर्क होने चाहिए। ठीक है, हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने, आप किसी स्पीच में गए, ठीक है, वहां पे आपको तर्क देना है, बट आपके पास कोई तर्क ही नहीं है, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं बिना किसी उसके लॉजिक के। ठीक है, तो आपके पास तर्क होगा तभी आप इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। तो तर्क संगत सोच के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग, उनको बोलने से पहले उनको तर्क के बारे में बताना चाहिए। दूसरा, उनके विकास करना चाहिए उनके दिमाग का, जिसके साथ उनको नए नए वस्तुओं के तर्क मिलते रहेंगे। बच्चों की सोच के विकास के साथ साथ उनकी तर्कसंगत सोच का भी विकास करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की जो सोच है उसके विकास के साथ साथ उसके तर्क संगत सोच का भी विकास करना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं। बिकॉज अगर बच्चे का दिमाग ही डेवलप्ड नहीं होगा तो ये कठिनाई ये है कि बड़े होके उसके वो फैसले नहीं ले पाएगा, उसे सही गलत नहीं पता चलेगा, उसे तर्क नहीं मिलेंगे वस्तुओं पे बोलने के। ठीक है, तो वो बोल भी नहीं पाएगा, हिचकिचाएगा लोगों के सामने बोलने पे। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। काफी स्टूडेंट कहते हैं सर एजुकेशन की वीडियो बनाइए, तो लीजिए मैंने आपको एजुकेशन की वीडियो बना के दे दी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कॉमेंट करें, मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर दूंगा। इसके नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करिए। अभी इसके नोट्स कंप्लीट नहीं है, जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।